मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की बात करें अगर हम, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी की, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम जैसे डीएसएसबी वगैरह, तो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से कुछ अनुच्छेद आज हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। देखिए, स्टार्टिंग में लिखा है भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख हैं। एक तो आपको गणतंत्र और स्वतंत्र दोनों में फर्क पता होना चाहिए। स्वतंत्र की बात करें तो 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब है जिस दिन संविधान लागू हुआ है। तो अगर गणतंत्र वर्ड आता है तो समझ जाइए आप 1950 की बात चल रही है। स्वतंत्र शब्द आता है तो समझ जाइए आप 1947 की बात चल रही है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख हैं, यानी कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उस दिन से भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रमुख माना जाता है, यानी प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख, यानी कि जो कार्य करने की शक्ति कार्यपालिका है जो, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक, साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी जो हमारे तीनों दल हैं, तीनों सेनाएं हैं, हमारा जल सेना, हमारा स्थल सेना और हमारा वायु सेना, तीनों बलों के सर्वोच्च कमांडर यानी सर्वोच्च प्रमुख अगर कभी क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार संभाला था। इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वो 2022 से शुरू हुआ था। ये अब तक की 15वीं राष्ट्रपति मानी जाती हैं। यानी कि हमारे गणतंत्र भारत की, गणतंत्र शब्द का मतलब मैंने आपको बताया कि जिस दिन से संविधान लागू हो गया उसे हम बोलते हैं गणतंत्र। जैसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का बजट, फिर क्वेश्चन आता है गणतंत्र भारत का बजट। तो गणतंत्र और स्वतंत्र में फर्क पता होना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रपति जी के लिए जो हमारा पहला अनुच्छेद हमने लिखा है, अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। हालांकि भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी भारत के संविधान में कहीं भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि वो भारत के प्रथम नागरिक है। आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें तो संघ की कार्यकारी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित है। यानी भारतीय राष्ट्रपति के अंडर आती है पूरे संघ की कार्य शक्ति। यानी कार्य करता नहीं है, कार्य करने की शक्ति उनके पास है। कार्य करेंगे कौन? कार्य करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको अभी बताया था कार्यपालिका का प्रमुख मतलब नाम मात्र का है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख नाम मात्र का कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी काम करने की शक्ति किसको दी गई है? प्रधानमंत्री को। लेकिन उस काम की परमिशन देने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति जी को। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं किया जाता। यानी अनुच्छेद 54 हमें क्या सिखाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे आम जनता नहीं करती, बल्कि वह निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। देखो, इसको अगर आप बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहो तो इसको इस तरह समझिए, राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती, यानी हम लोग नहीं करते, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने जाते हैं ना लोग, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मत करते हैं।
जिनको हम चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी आम जनता को अधिकार नहीं दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, आपको पता होना चाहिए कि जो संसद है यानी पार्लियामेंट है, उसके दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। तो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित का मतलब है जो मतों से जीत कर आए हैं। एक निर्वाचित शब्द होता है, एक मनोनीत शब्द होता है। मनोनीत का मतलब है जिसको राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से पद देते हैं, उसकी कार्य उसकी कला, साहित्य, संस्कृति, मतलब उसके किसी टैलेंट को देखकर। जैसे सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, इन सभी के अंदर का जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो इनका खेल है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अनुभव लिया है, बहुत अच्छा किया है, तो उस व्यक्ति को राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन राज्यसभा में हमेशा से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। निर्वाचित तो होंगे ही, निर्वाचित का मतलब है जो लोगों को वोटों से जिताया गया है, जो लोग वोट से जीतकर राज्यसभा या लोकसभा में आते हैं, वो निर्वाचित कहलाते हैं। और जिन लोगों को राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से चुनते हैं, उन लोगों को मनोनीत कहा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति जी के चुनाव में आम जनता वोट नहीं डाल सकती, बल्कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इस वोट में हिस्सा लेते हैं, यानी कि इस इलेक्शन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जितने भी राज्य हैं भारत में, उनकी विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे दिल्ली में भी विधानसभा है जिसकी 70 सीटें हैं, तो इसी तरह हर स्टेट में एक विधानसभा होती है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी देखो मनोनीत शब्द नहीं दिया गया, सिर्फ निर्वाचित। तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और जो किसी भी स्टेट का एक निम्न सदन है जिसको विधानसभा बोलते हैं, उसके भी निर्वाचित सदस्य है। यानी निर्वाचित ही वोट डालते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। नेक्स्ट लिखा है फिर केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी, बाकी किसी यूटी का जिक्र नहीं है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस इलेक्शन में शामिल होते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होना है, जो उनका चुनाव होना है, उसमें जितने भी सदस्य वोट डालेंगे वो निर्वाचित कैंडिडेट होंगे। और कहाँ कहाँ के निर्वाचित होंगे? भारत की लोकसभा के, भारत की राज्यसभा के, और भारत के सभी स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। बाकी बात करें अगर हम केंद्र शासित की, तो केंद्र शासित में केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही याद रखने हैं। और यह प्रावधान 1992 के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे थे हम, यह प्रावधान यानी ये रूल 1992 के 70वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। उससे पहले ये प्रावधान नहीं था, उससे पहले ये नियम नहीं था। तो आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ आया होगा। इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इसके बाद के जो आर्टिकल्स होंगे वो सभी आर्टिकल्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लूँगा मैं। हम कोई भी वीडियो इस चैनल पर वो नहीं डालेंगे कि हमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी है कि हमें 54 के बाद 55 या 55 के बाद 56, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें सेलेक्टेड मटेरियल डाला जाएगा। सेलेक्टेड मटेरियल के आप नोट्स बनाते जाओ। आपको खुद ही अपने एग्ज़ाम के करीब ये लगेगा कि मैं बहुत करीब हूँ, अगर मैं इन सभी वीडियोज़ को डेली ठीक से पढ़ता हूँ, ठीक से डेली टेस्ट लगाता हूँ, तो आपको लगेगा कि सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल समय हो चुका होता है। ऐसा नहीं है वो बच्चे मेहनती नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हो सकते हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, लेकिन एक टाइम पर आकर डिमोटिवेशन आ जाता है। डिमोटिवेशन का कारण है सही रास्ता ना मिलना। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हैं। जैसे दीमक भी मेहनत करती है, चौबीसों घंटे मेहनत करती है, लेकिन उसकी मेहनत का रिजल्ट है विनाश। तो आपको जो मेहनत करनी है, वो सही तरीके से करनी है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मेरे पेपर का पार्ट क्या है। आप अननेसेसरी मेहनत किए जा रहे हो, उसमें से पेपर का पार्ट मान लो मुश्किल से 2% हो, तो 98% तो आपकी मेहनत बेवजह की हो रही है ना। तो इतनी मेहनत करने के बाद डिमोटिवेशन आना संभव है। तो आप सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल पढ़िए। सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ते-पढ़ते आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और सेलेक्टेड बहुत कम होता है। कभी-कभी हमें ये लगता है बस इतना पढ़ने से काम चल जाएगा, सेलेक्टेड बहुत कम होता है और जो सारा कुछ पढ़ रहा है बच्चा तो उसके लिए तो बहुत सारा लोड लगेगा ही उसको। जो बच्चे टॉपर होते हैं यूपीएससी के हों, एसएससी के हों, बस उनमें और जो बच्चे नहीं लग पाते जॉब, उनमें बस इतना फ़र्क होता है पहले वो अपनी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इतना पढ़ के जाना है। फिर वो उसी की मल्टी रिवीजन करते हैं और वो इतनी रिवीजन करते हैं उसकी कि वो उनको ऑन टिप्स हो जाता है। तो आपको भी यही काम करना है। तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ना कि तैयारी लंबी होनी चाहिए। हमें ये नहीं कि तैयारी करते-करते 2.5 साल हो गया, 4 साल हो गए, लेकिन अभी कहीं भी कोई किसी भी टेस्ट में नंबर नहीं पड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। आज इन सभी के नोट्स बनाने हैं आपको, इन सभी को अच्छे से समझना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में डाल दोगे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। हरे कृष्णा अगेन।